गुड इवनिंग बच्चों। स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राज एजुकेटर में। आज की इस बेहतरीन ऑनलाइन क्लास में 12th क्लास के एक चैप्टर पर हम डिस्कस करते हैं। चैप्टर नंबर 4 वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आज की इस बेहतरीन ऑनलाइन क्लास में इस चैप्टर का हम 3 नंबर पार्ट डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो क्लास आई उसमें पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड आपके सामने रखा गया था, जिसमें आपको 40 एमसीक्यूज मिल चुके हैं। बच्चों, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही अधिक शानदार कंटेंट राज एजुकेटर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा प्रोवाइड करवाया जाता है, तो आप चैनल का विजिट कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को लगातार आगे बढ़ा सकते हैं और अपना जो वीक एरिया है उसको आप जांच कर सकते हैं और उसमें अच्छा समय व्यतीत करके उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। जो बच्चे नीट के साथ में जुड़े हैं, लैब असिस्टेंट बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2025 के अलावा फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड बायोलॉजी से प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर कोई विद्यार्थी बोर्ड एग्जाम 2025 का वेट कर रहा है, तो डरने की कोई बात नहीं है। शानदार कंटेंट आपको राज एजुकेटर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवा रहा है। चैनल को आप ज्वाइन करके, चैनल का विजिट करके आप अपने प्रिपरेशन को बहुत शानदार कर सकते हैं। बच्चों, आज की इस बेहतरीन ऑनलाइन क्लास में एक नंबर क्वेश्चन आपके सामने रखा जा रहा है, जो आप मोबाइल स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। बिल्कुल स्टेटमेंट को अच्छे से रीड आउट करने के बाद में ऑप्शन की ओर जाना है। देखो क्या कहना चाहता है, मनुष्यों में किसकी वंशागति में विविध जीन शामिल होते हैं। विविध का मतलब होता है अनेक प्रकार के जीन या अनेक जीन शामिल होते हैं। देखो बच्चों, ऑप्शन नंबर 1 में कह रहा है सिकल सेल एनीमिया, त्वचा का रंग, वर्णांधता, फिनाइल कीटोन्यूरिया। ये 4 ऑप्शन आपके सामने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर है। आपको स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद में थोड़ा सा विवेक को यूज करते हुए आपको सोचना है कि किसकी वंशागति में अनेक जीन चाहिए। देखो नॉर्मली हम क्या जानते हैं, एक जीन एक लक्षण की वंशागति को निर्धारित करता है। बिल्कुल ये जानते हैं, जिसे एक जीनी वंशागति के नाम से जानते हैं। लेकिन कई बार किसी लक्षण के लिए एक से अधिक जीन जो होते हैं वो उत्तरदायी होते हैं। और बच्चों, इस प्रकार की वंशागति को कहा जाता है बहुजीनी वंशागति। क्या कहा जाता है, याद रख लेना, बहुजीनी वंशागति। और इसको मात्रात्मक वंशागति के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, मात्रात्मक वंशागति। इन 4 में से बहुजीनी वंशागति का एग्जाम्पल है त्वचा का रंग। देखो, या तो आपको मिलेगा ऑप्शन के अंदर त्वचा का रंग या फिर गेहूं के दाने का रंग। ये गेहूं के दाने का रंग और मानव की त्वचा का रंग जो है वो बहुजनी ओब्लिक मात्रात्मक वंशागति की एग्जाम्पल है, जिनके लिए हमें विविध प्रकार के जीन की आवश्यकता होती है। तो बच्चों, इस फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो अपना करेक्ट आंसर निकल के आया वो आया अपने पास में बी ऑप्शन। तो उम्मीद करता हूं मेरे लाडलों को समझ में आया होगा कि ऐसी वंशागति जिसमें अनेक प्रकार के जीनों की आवश्यकता होती है उसे बहुजनी मात्रात्मक वंशागति कहते हैं, जिसका फेमस एग्जाम्पल है मानव की त्वचा का रंग। याद रखना, डेवनपोर्ट नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले बहुजनी वंशागति के बारे में बताया था। यह मैं अतिरिक्त बता के जा रहा हूं, एनसीईआरटी में ये नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपको याद रखना डेवनपोर्ट नामक वैज्ञानिक ने किसके बारे में बताया था, बहुजनी वंशागति के बारे में बताया था। याद कर लोगे, पॉलीजीन्स की इनहेरिटेंस के बारे में बताने वाला वैज्ञानिक था डेवनपोर्ट। ठीक है। अब बच्चों हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, जो आपके सामने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर है। एक शानदार धमाका आपके सामने रखा गया है, बिल्कुल आप ढंग से पढ़ करके करेक्ट आंसर देने का प्रयास करेंगे। देखो बेटा, क्या कहना चाहता है, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी जीन रूप वाले विषम युग्मजी पादप द्वारा आनुवांशिक रूप से भिन्न कितने प्रकार के युग्मक उत्पन्न किए जाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इतना हल्का फुल्का क्वेश्चन भी नहीं है, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से काफी अधिक रामबाण साबित होने वाला है। तो आपको समझना, देखो इसके द्वारा कितने प्रकार के गेमेट बनाए जा सकते हैं। देखो ऑप्शन में कह रहा है कि 2, दूसरे में कह रहा है 4, तीसरे में कह रहा है 6 और चौथे में कह रहा है 9। ये आपके सामने रखे गए हैं। यहाँ आपको करेक्ट आंसर देते हुए आगे बढ़ना है। बिल्कुल बहुत शानदार तरीके से आपके सामने रखा गया है क्वेश्चन। अच्छी तरीके से रीड आउट करने के बाद में आपको करेक्ट आंसर तक जाना है। तो यहाँ पर आप कितने प्रकार के गेमेट्स बना सकते हैं, युग्मक बना सकते हैं। देखो बच्चों, इसको एक चेकर बोर्ड के माध्यम से समझते हैं। आपके पास में क्या दे रखा है, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी, ये दिए हुए जीन पर रूप वाले विषम युग्मजी। तो आपके सामने स्पष्ट है कि ये विषम युग्मजी है। तो इसमें हम देखो, हम बना करके देखते हैं। जैसे मैं यहाँ पर से लूंगा कैपिटल ए और यहाँ से ले लेता हूँ मैं कैपिटल बी और यहाँ से लेता हूँ मैं कैपिटल सी। तो एक तो अपने पास में बनेगा कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। अब देखो इनमें से दोबारा लेना पड़ेगा दूसरे के लिए, तो कैपिटल ए ही आएगा। लेकिन यहाँ पर हम इस बार कौन सा लेंगे, स्मॉल बी लेंगे, और सी कैसा लेंगे, कैपिटल सी लेंगे। तो दूसरा गेमेट अपने पास में ये बन जाएगा।
फिर देखो आगे बात को बढ़ाते हैं तो यहाँ तो फिर अपने पास में क्या आ जाएगा, कैपिटल ए आ जाएगा। लेकिन देखो बच्चों यहाँ पर हमने स्मॉल बी लिया था, तो इस बार कैपिटल तो बी ले लेंगे और सी कैसा ले लेंगे, हम स्मॉल सी ले लेंगे। ठीक है, अब देखो कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और मेरे लाडले ध्यान देना, कैपिटल ए लेंगे, यहाँ पर भी हम स्मॉल बी लेंगे और यहाँ पर भी स्मॉल सी लेंगे। इस प्रकार से आपके सामने देखो मैंने कितने गेमेट बनाए हैं, 1 2 3 और 4। इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो कॉमन सेंस के साथ में आपको हल करना है, यानी यहाँ पर हम बी ऑप्शन के साथ में जाएंगे। कितने गेमेट बना सकते हैं हम, 4 गेमेट बना सकते हैं। डेफिनेटली आप भी रफ नोटबुक लेकर के बैठेंगे और पेन लेकर के बैठेंगे तो साथ साथ में यदि गेमेट बनाना सीखेंगे तो आपकी प्रिपरेशन बहुत शानदार हो जाएगी। आजकल एग्जाम में बच्चों को समय अधिक लगने वाले और कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन का जो रेशियो होता है वो ज्यादा देखने को मिलता है, तो ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ जाते हैं और बच्चे वहां पर गलती कर देते हैं। ये क्वेश्चन जो मैं आपको अभी फिलहाल बता रहा हूँ, ये 1998 में ये नीट की जगह पहले चलता था अपने आरपीएमटी सीपीएमटी, तो आरपीएमटी 1998 में आया हुआ है, फर्स्ट ग्रेड 2007 में आया हुआ है, सेकंड ग्रेड 2013 में आया हुआ है। बहुत अच्छा क्वेश्चन देके जा रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, पीछे के पेपर के साथ में मिलाना है और इस प्रकार से आपके प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है। बिल्कुल मैं मानता हूं कि क्वेश्चन का लेवल टफ है, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन देके जा रहा हूं। बच्चों कॉन्फिडेंस और विश्वास के साथ में आपको जुड़ना है चैनल के साथ में और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देने का थोड़ा थोड़ा प्रयास आप सभी बच्चों को करना है। देखो क्या कहना चाहता है, पॉलीजेनिक जीन दर्शाते हैं, क्या दर्शाते हैं भाई, ऑप्शन नंबर 1 में विभिन्न कैरियोटाइप, विभिन्न जीनोटाइप, विभिन्न फिनोटाइप, इनमें से कोई नहीं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन एक बार फिर से है आपके सामने, यानी क्या कहना चाहता है कि पॉलीजेनिक जीन जो होते हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, आप ये कह सकते हैं बहुजीन की बात कर सकते हो आप यहाँ पर। बिल्कुल, तो देखो किसको दर्शाते हैं वो, तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, सारे विद्यार्थियों को पता होना चाहिए। यहाँ पर बच्चों आपको जानना होगा किसके पास में, सी ऑप्शन के पास में, यानी ये विभिन्न प्रकार के फिनोटाइप को दर्शाने का काम करते हैं। तो अपने 3 नंबर क्वेश्चन के अंदर जो करेक्ट आंसर निकल के आया वो मेरे लाडले हो गया अपने पास में सी ऑप्शन। अब देखो बच्चों कड़ी को आगे बढ़ाता हूं और 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं। ये क्वेश्चन पहले क्वेश्चन से मिलता जुलता है, तो उम्मीद करता हूं सारे मेरे लाडले इसका करेक्ट आंसर जैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे तुरंत निकाल पाएंगे। मानव में बहुजनी आनुवंशिकता का उदाहरण है त्वचा का रंग, फिनाइल कीटोन्यूरिया, वर्णांधता, सिकिल सेल एनीमिया। 4 ऑप्शन फिर से आपके सामने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर है, एक धमाका करना आपको इस क्वेश्चन को देखते ही। देखो बच्चों बहुजनी वंशागति मैं आपको फिर से रिप्रेजेंट कर देता हूं आपके सामने। बहुजनी वंशागति का मतलब होता है जब किसी एक लक्षण को एक से अधिक जीन निर्धारित करते हो तो उसे बहुजनी वंशागति के नाम से जानते हैं। और उसके 2 बड़े एग्जाम्पल हैं, एक तो मानव में त्वचा का रंग और एक गेहूं के दाने का रंग। किसका रंग, गेहूं के दाने का रंग। ये एग्जाम्पल आपको कहीं नहीं भूलना है, ये एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन कौन सा, मानव में त्वचा का रंग और गेहूं के दाने का रंग किसके एग्जाम्पल माने जाते हैं, बहुजनी वंशागति। जैसे देखो यहाँ पर मानव की त्वचा की मैं यदि बात करूं तो इसके लिए देखो ये आपके सामने जीन्स काम करते हैं, ठीक है ना, ये निग्रो त्वचा के लिए काम करता है। और जैसे ये प्रभावी है और इसका मैं अप्रभावी लेता हूं तो स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल सी ये आपके सामने रखा गया। तो देखो ध्यान से समझो, यहाँ पर लक्षण तो एक है त्वचा का रंग, लेकिन उसके लिए जीन कितने काम में ले रहा हूं मैं, 1 2 3 ले रहा हूं। इसका मतलब इस प्रकार की वंशागति को बहुजनी वंशागति कहते हैं। मैं हर एक क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन के साथ में आगे बढ़ रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए। हाँ हो सकता है कि क्लास थोड़ी बहुत लंबी हो जाए, लेकिन चीज़ें वो हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है तो उसको बताना आवश्यक होता है, तो एक्सप्लेनेशन को थोड़ा ढंग से सुनेंगे तब जाकर के आपको चीज़ें समझ में आएंगी। अब जो देखो बात करते हैं तो यहाँ पर अपने पास में हो गया 1 नंबर ऑप्शन या ए ऑप्शन करेक्ट। अब 5 नंबर क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूँ और अच्छे से पढ़ करके बताना, एनसीईआरटी की सीधी सीधी लाइन मैंने आपके सामने रखी है। अक्ष ओ या अक्ष 0 प्रकार का लिंग निर्धारण किस में देखने को मिलता है, पक्षी में, टिड्डा में, बंदर में, ड्रोसोफिला में। ये ऑप्शन मैंने आपके सामने रखे हैं। यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर के पास में जाना है और धमाका करना है। एक और अच्छा क्वेश्चन है जिसका आप करेक्ट आंसर निकाल करके अपने कॉन्फिडेंस को आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन देख के जा रहा हूँ बच्चों, ध्यान से रीड आउट करने के बाद में आपको जाना है। अक्ष ओ प्रकार का लिंग निर्धारण किस में पाया जाता है, पक्षी में होता है, टिड्डा में होता है, बंदर में होता है, ड्रोसोफिला में होता है। देखो बच्चों हम डिस्कस करते हैं, थोड़ी सी बातों को समझते हैं। जैसे देखो इसके अंदर अपने पास में पहली बात तो करेक्ट आंसर अपने पास में टिड्डा आ जाएगा। टिड्डे के अलावा जो अनेक कीट हैं, देखो मैं कुछ कीटों की बात करता हूँ, अनेक कीट की बात कर लेता हूँ। जैसे
इसमें मैं बात करता हूँ, जैसे बग की बात करूँ मैं, जैसे मैं तिलचट्टा की बात करूँ, ठीक है ना, तिलचट्टा की बात करूँ और मैं टीडी की बात करूँ, इनके अंदर अक्ष ओ प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है। आगे बात समझ में, ये बंदर और ड्रोसोफिला लिखा है, इसमें अक्ष वाई प्रकार का पाया जाता है, और पक्षी के अंदर जेड जेड और जेड डब्ल्यू प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है। एनसीईआरटी सीधा सीधा लिखना चाहती है। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर अक्ष ओ प्रकार का लिंग निर्धारण किस में देखने को मिलता है, टीडा में, अनेक कीटों में, बग में, तिलचट्टा में। ये इसके एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखे हैं। तो मेरे लाडली यहाँ पर करेक्ट आंसर आया अपने पास में बी ऑप्शन। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक बार मैं पुनः रिपीट कर देता हूँ, पक्षी में जेड 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 डब्ल्यू प्रकार का लिंग निर्धारण होता है, बंदर मनुष्य ड्रोसोफिला में एक्स वाई प्रकार का लिंग निर्धारण होता है, और टीडा अनेक प्रकार के कीटों में, बग में, तिलचट्टा में अक्ष ओ प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है। अब बात कर लेते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की, जो आपके सामने अनुचित कथन का चयन करना, जो गलत है, जो सही नहीं है, उसके बारे में आपको सोचना समझना है और आंसर देना है। चलो स्टेटमेंट की हम बात करते हैं। मानव नर में एक लिंग गुणसूत्र दूसरे के अपेक्षा बहुत छोटा होता है। पहला स्टेटमेंट ये कहना चाहता है, आपको जो गलत है उस स्टेटमेंट के बारे में आपको बताना है। अब देखो बच्चों आगे क्या कहना चाहता है कि नर फलमक्खी विषम युग्मकी होती है, ठीक है। फिर क्या कहता है कि नर टिड्डों में 50% शुक्राणुओं में लिंग गुणसूत्र नहीं होता है, ठीक है, ये बात कहना चाहता है। आगे क्या कहता है, डी नंबर स्टेटमेंट में पालतू मुर्गों में संतति का लिंग निर्धारण शुक्राणु के प्रकार पर निर्भर करता है, न कि अंडाणु पर निर्भर करता है। ये आपके सामने रखे गए। देखो बच्चों किसकी बात कर रहा है, मुर्गों की बात कर रहा है, मुर्गों की बात कर रहा है ना। तो आपको याद रखना है कि मुर्गों के अंदर, और मुर्गों का नाम आते ही आपके दिमाग में आना चाहिए क्या भाई किसकी बात कर रहा है, अगला पक्षियों की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, पक्षियों की बात कर रहा है। तो वहां पर पाई जाती है मादा विषम युग्मकता। तो यहाँ पर वो अंडाणु पर निर्भर करता है, ये कह रहा है कि न कि अंडाणु। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर रॉन्ग हो गया। तो अपने पास में इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर निकल के आया वो अपने पास में डी ऑप्शन आया। लेकिन मैं पुनः रिपीट करता हूं, देखो बिल्कुल एक गुणसूत्र बड़ा होता है, एक छोटा होता है। नर पुरुष की बात करूं तो मैं वाई गुणसूत्र छोटा होता है, एक्स गुणसूत्र बड़ा होता है। ये बड़ा है और ये छोटा है। और बिल्कुल देखो नर फलमक्खी विषम युग्मकी होती है, हाँ बिल्कुल विषम युग्मकी होती है। नर टिड्डों में 50% शुक्राणु में लिंग गुणसूत्र नहीं होता, 50 में होता, जिसे अक्षकाय के नाम से जानते हैं। एक वैज्ञानिक है जिसका नाम था हेकिंग, जिन्होंने 1819 में बताया था कि कुछ कीट ऐसे होते हैं जिनमें 50% शुक्राणु में एक विशेष संरचना पाई जाती है, 50% में नहीं होती है, और जिनमें पाई जाती है उसको अक्ष बॉडी, अक्षकाय के नाम से जानते हैं। इससे ज्यादा और क्या बताऊं, हर एक चीज आपके सामने रख रहा हूं, तो लाइनों को अच्छे से सुनना है और अच्छे क्वेश्चन है सारे के सारे तो नोट्स में डालने। सेशन को अब तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलें, अब तो लाइक और शेयर कर दो, अधिक से अधिक शेयर करो। बोर्ड एग्जाम, इसके अलावा प्रिपरेशन करने वाले विद्यार्थी, इसके अलावा कंपटीशन में भाग लेने वाले विद्यार्थी, सब तक अपना चैनल और अपनी क्लास पहुंचनी चाहिए बच्चों। अब देखो बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की, आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है वो गलत रूप से सुमेलित किया गया। देखो क्या कहना चाहता है, एक्स ओ प्रकार का लिंग निर्धारण टीडा में। तो देखो अब मैं इसमें कुछ क्वेश्चन करवा चुका हूं आज की क्लास में, तो आपको पता ही है कि हम अभी भी पढ़ चुके हैं कि ये तो बात तो सही है। ए बी और रक्त चुंबक किसका एग्जाम्पल है, सप्रभाविता का, बिल्कुल सप्रभाविता का है। और इसके अलावा बहु एलील का भी है। मटर में मंड संश्लेषण बहुविकल्पी, ओहो, टी एच मॉर्गन सलगनता, बिल्कुल। तो यहाँ पर अपने पास में जो करेक्ट आंसर आएगा वो सी ऑप्शन होगा। कौन सा होगा, सी, क्योंकि इसको सही सुमेलित नहीं किया गया है, सही सुमेलित नहीं किया गया है। मटर में मंड संश्लेषण दिया और बहुविकल्पी दे रखा है। तो आपको यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है, आपको समझना है। देखो एक्स ओ प्रकार का लिंग निदान टिड्डे में पाया जाता है, बिल्कुल। ए बी और रक्त चुंबक किसका एग्जाम्पल है, सप्रभाविता का। बच्चों यहाँ पर बहु एलील भी आ सकता है, सप्रभाविता के साथ साथ में बहु एलील का एग्जाम्पल भी है। और यहाँ पर क्या कर रहा है, मटर में मंड संश्लेषण बहुविकल्पी, ये गलत हो गया। टी एच मॉर्गन बिल्कुल संलग्नता की खोज करने वाला वैज्ञानिक होता है, संलग्नता के बारे में प्रायोगिक सत्यापन करता है। चलो देखो बच्चों बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा रोग ऑटोसोम संयोजी प्रभावी लक्षण की उपस्थिति के कारण से होता है। वेरी सिंपल सा है, देखो अच्छे से समझना और आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग ऑटोसोम्स प्रभावी लक्षण की उपस्थिति के कारण से होता है। क्या कहता है, मायोटोनिक डिस्ट्रोफी, डायस्ट्रोफी लिखा, डिस्ट्रोफी पढ़ना है इसको। हेमोफीलिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, दात्र कोशिका अर्रकता के नाम से जिसको जानते हैं। दीजिए करेक्ट आंसर, यहाँ आप किसके पास में जाने वाले हैं,
ऑटोसोम संयोजी प्रभावी। तो देखो बच्चों, ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना, सीधा सीधा इसमें कोई लैंग्वेज भी चेंज नहीं कर सकता अगला। तो आपको याद करना है मायोटोनिक डिस्ट्रोफी जो होती है ना, वो किसका एग्जाम्पल होता है? ऑटोसोम संयोजी संयोजी प्रभावी लक्षण की उपस्थिति के कारण से होने वाला रोग या डिजीज है। तो यहाँ पर अपने पास में 8 नंबर क्वेश्चन का जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट हुआ। अब देखो कड़ी को आगे बढ़ाते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन का डिस्कस करते हैं। यदि एक वर्णांध स्त्री की बात कर रहा है, तो देखो हम बात कर लेते हैं, जैसे ये वर्णांध स्त्री हो गई। वर्णांध स्त्री होगी, इसका मतलब इसके दोनों अक्ष क्रोमोजोम है उनके ऊपर इसकी जीन आएगी। ठीक है, एक ऐसे पुरुष से विवाह करती है जिसकी माता, देखो जिसकी माता भी, एक मिनट क्वेश्चन पढ़ना। एक वर्णांध स्त्री एक ऐसे पुरुष से विवाह करती है जिसकी माता भी वर्णांध है। अच्छा, पुरुष की माता वर्णांध है। इसकी सगर्भता में वर्णांधता का संयोग क्या होगा? सगर्भता के अंदर देखो, ध्यान से समझना, अच्छी तरीके से आपको बात को समझना है और आपको आगे बढ़ना है। एक ऐसी महिला है जो वर्णांध है और एक ऐसे पुरुष से विवाह करती है जिसकी माता भी वर्णांध है। ठीक है ना, यानी इसका मतलब ये हुआ कि इस स्त्री की जो सास है वो भी वर्णांध है। ये कहता है कि इसकी सगर्भता, जब ये महिला बच्चे उत्पन्न करेगी तो उसके अंदर वर्णांधता का संयोग क्या बैठेगा? मैं कहता हूं 2022 नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, मॉडल पेपर उठा लेना, पेपर उठा लेना पीछे का, सीधा सीधा देख लेना, एग्जाम की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। और देखो बच्चा, ध्यान देना, यदि इस प्रकार की घटना है, यानी वो महिला वर्णांध है और उसकी सास भी वर्णांध है, तो होने वाली संतति 100% वर्णांध होगी। कितना परसेंट होगी? 100%। तो यहाँ पर बच्चे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, अब बात करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की। किसी एक प्रसंकरण के जनकों में से एक, उसके माइटोकॉन्ड्रिया में उत्परिवर्तन हुआ था। उस प्रसंकरण में इस जनक को नर माना गया। F2 संततियों में पृथक्करण के दौरान यह उत्परिवर्तन पाया जाएगा। कौन सा पाया जाएगा? किसी भी संतति में नहीं, सभी संततियों में, 50% संततियों में, संततियों की 1/3 में। देखो क्या कहना चाहता है, अच्छी तरीके से रीड आउट करना आपको। अच्छा क्वेश्चन है। किसी एक प्रसंकरण के जनकों में से एक, उसके माइटोकॉन्ड्रिया में उत्परिवर्तन हुआ था और उस प्रसंकरण में इस जनक को नर माना गया। तो F2 पीढ़ी में क्या होगा? तो देखो कोई भी संतति नहीं, किसी भी संतति में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर अपने पास में इस क्वेश्चन का जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट होगा। अब कड़ी को आगे बढ़ाता हूं। बिंदु उत्परिवर्तन का सबसे अच्छा उदाहरण इस रोग में पाया गया। देखो बिंदु उत्परिवर्तन का मतलब है बच्चा पॉइंट म्यूटेशन। क्या कहना चाहता है? पॉइंट म्यूटेशन। और पॉइंट म्यूटेशन का मतलब क्या होता है, देखो अच्छे से समझना। जैसे मैंने कहा कि ये अपने पास में क्रोमोजोम था, इसके ऊपर मैंने कोई 3 जीन लिखे ABC। ठीक है ना, जब किसी एक जीन में डिफेक्ट हो जाए तो उसे पॉइंट म्यूटेशन के नाम से जानते हैं, बिंदु उत्परिवर्तन के नाम से जानते हैं। किस में होता है? थैलेसीमिया में, रात्रि अंधता में, डाउन सिंड्रोम में, या फिर हंसियाकार रक्ताणु रक्ता के अंदर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान देना। बहुत ही शानदार चीज बता के जाऊंगा, इसके अंदर आप तुरंत पकड़ लेंगे। देखो बच्चों, होता क्या है, जब कोई व्यक्ति हंसियाकार रुधिराणु रक्ता से ग्रसित होता है, इसका मतलब होता है वो सिकिल सेल एनीमिया। देखो हंसियाकार रुधिराणु रक्ता का मतलब होता है सिकिल सेल एनीमिया। और बच्चों वहां पर क्या होता है कि उसमें ग्लूटेमिक के स्थान पर वेलिन आ जाता है। किसके स्थान पर आ जाता है? ग्लूटेमिक के स्थान पर वेलिन आता है। और वेलिन किस प्रकार से, जैसे मैंने लिखा GUG, ऐसे लिखा मैंने। और ग्लूटेमिक जैसे मैं बात करूं जैसे GAG, तो ग्लूटेमिक के स्थान पर अपने पास में वहां पर क्या आ गया? वेलिन आ जाता है। और जिसके कारण से आरबीसी का आकार बिगड़ करके हंसियाकार हो जाता है और व्यक्ति एनीमिया से ग्रसित हो जाता है। तो सिर्फ वहां पर कौन बदला? एक जीन बदला। तो इस प्रकार के परिवर्तन को बिंदु परिवर्तन के नाम से जानते हैं, पॉइंट म्यूटेशन के नाम से जानते हैं। तो डेफिनेटली मेरे लाडले यहाँ पर करेक्ट आंसर अपने पास में डी ऑप्शन निकल के आएगा। अब देखो बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की जो आपके सामने है। यदि एक सामान्य माता पिता के आधे पुत्र हीमोफीलिया से पीड़ित हो, सामान्य माता पिता है और उनके आधे पुत्र जो है वो हीमोफीलिया से पीड़ित है और आधी पुत्रियां इसकी वाहक हो, तो जीन उपस्थित होगा। देखो कैसे, कहां पर होगा जीन? पिता के अक्ष गुणसूत्र पर, पिता के वाई गुणसूत्र पर, माता के एक अक्ष गुणसूत्र पर, या फिर माता के दोनों अक्ष गुणसूत्र पर। करो धमाका, 2 करेक्ट आंसर। एक और शानदार क्वेश्चन आपके सामने। यदि इस चैप्टर को आपने डीपली पढ़ा है और यदि आपने इसका पूरा का पूरा जो डाटा है वो कलेक्ट किया है, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट निकाल पाएंगे, आराम से निकाल पाएंगे। बहुत शानदार क्वेश्चन देके जा रहा हूं, समझ के साथ में इसमें आगे बढ़ना। देखो एक सामान्य माता पिता के आधे पुत्र वर्णांध हैं,
सॉरी हीमोफीलिया से ग्रसित है और आधी पुत्रियां इनकी वाहक है। तो देखो सीधा सीधा सा स्टेटमेंट है, कोई ज्यादा दिमाग पर लोड नहीं लेना बेटा। क्या कहना चाहता है कि उसका जो क्रोमोजोम, जो उसकी जो जीन होती है ना, वो माता के डेफिनेटली कौन से क्रोमोजोम पर होती है, एक्स क्रोमोजोम के ऊपर। क्यों? देखो जैसे मैंने कह दिया इस प्रकार से ये माता हो गई, ठीक है ना, और ये मैंने सामान्य पुरुष का बात किया। अब देखो मैं इसके गेमेट बना करके आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे मैंने ये गेमेट बनाए और इधर अपने पास में ये गेमेट बने, जब इसका क्रॉस इस प्रकार से होगा और देखो यहाँ पर संततियां जो बनाएंगे ये हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर आ गया ना कि ये देखिए ये जो पुरुष हो गया ना, इसके ऊपर एच एक ही अक्ष क्रोमोजोम के ऊपर इसकी जीन आती है तो वो वर्णांध हो जाता है पुरुष। तो देखो यहाँ पर हीमोफीलिया भी हो जाता है, वर्णांधता में भी यही केस होता है। तो यहाँ पर देखो ये भी हो गया, और इसके अंदर जो पुत्रियां होती है वो इसकी क्या होती है, वाहक होती है, क्योंकि एक अक्ष क्रोमोजोम पर जो हीमोफीलिया की जो जीन होती है वो आती है। तो डेफिनेटली माता के एक अक्ष गुणसूत्र के ऊपर वो जीन पाई जाती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यदि माता वर्णांध व पिता सामान्य हो तो उनके बच्चे कैसे होंगे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और आप आराम से कर लेंगे। देखो इसको भी चेकर बोर्ड के माध्यम से समझाता हूँ। ये आपके पास में ये अगला कह रहा है कि वर्णांध माता है, माता यदि वर्णांध है तो दोनों अक्ष क्रोमोजोम पर उसकी जीन होगी। और ये क्या कह रहा है कि पिता सामान्य है, तो देखो इसका क्रॉस करवा देते हैं अक्ष वाई के साथ में। अब इसके गेमेट बना लो आप अच्छी तरीके से। देखो अक्ष सी बन गया, दूसरा गेमेट भी अक्ष सी बन गया, और पुरुष में बन गया अक्ष और वाई। जब इसका क्रॉस होता है, देखो पहले का क्रॉस इसके साथ में करवाते हैं तो अपने पास में आ गया अक्ष सी अक्ष। अब इसका पहले का दूसरे के साथ में करवा रहा हूं तो देखो अक्ष सी अपने पास में आ गया वाई। अब इसका क्रॉस इसके साथ में करवा रहा हूं तो अक्ष सी अक्ष, ठीक है, और अब इसका क्रॉस इसके साथ करवा रहा हूं तो अक्ष वाई। ठीक है बेटा, अब ध्यान देना, देखो क्या कहना चाहता है और क्या बात हमें समझाना चाहता है। ये चेकर बोर्ड में समझो, आरेख के निरूपण में समझो। अब ये पुत्री जो है, ये पुत्री बताओ ग्रसित होगी या वाहक होगी। तो देखो बेटा, जब पुत्री के एक क्रोमोजोम पर यदि इस प्रकार की जीन आती है तो इसका मतलब वो क्या है, वहां पर वाहक है। वो क्या है, वहां पर वाहक है, तो डेफिनेटली ये वाहक हो गई। अब देखो ये क्या है, ये पुरुष ग्रसित हो गया, ये संतति कैसी होगी, लड़का जो हुआ वो ग्रसित है, यहाँ पर ये भी वाहक है और एक सामान्य। तो अगला क्या कहना चाहता है, अब ऑप्शन देखो, वर्णांध पुरुष व सामान्य ओब्लिक वाहक पुत्रियां होंगी, ठीक है ये बात है। वर्णांध पुत्र होंगे व पुत्रियां होंगी, सभी वर्णांध होंगे, सभी सामान्य होंगे। तो देखो सिंपल सा स्टेटमेंट आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर वर्णांध पुत्र होंगे, वह सामान्य भी होंगे, और वाहक कैसी होती है, पुत्रियां होती हैं। तो डेफिनेटली मेरे लाडले यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। मैं हर एक चीज को चेकर बोर्ड के माध्यम से समझा रहा हूँ ताकि आप खुद भी इनको रफ नोटबुक में आराम से प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, डाउन सिंड्रोम का कारण है। डाउन सिंड्रोम का क्या कारण है, देखो इसके बारे में बात करते हैं। क्या कहना चाहता है, क्रॉसिंग ओवर होना, लिंकेज यानी सहलगनता होना, लिंग सहलगन आनुवंशिकता होना, गुणसूत्रों का नॉन डिसजंक्शन हो जाना, नॉन डिसजंक्शन हो जाना। सिंपल सिंपल सा स्टेटमेंट है। डाउन सिंड्रोम जो होता है वो 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी के कारण से होता है ना डाउन सिंड्रोम। तो इसका मतलब क्या हो, गुणसूत्रों का नॉन क्या हो गया, डिसजंक्शन हो गया। तो यहाँ पर अपने पास में डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब बच्चों 15 नंबर की बात करते हैं। मनुष्यों में 45 गुणसूत्रों एकल अक्ष अक्ष जीरो असामान्यता का कारण होता है। देखो इसको ऐसे समझो, मैं कहता हूं कि आपके सामने मैंने ये लिख दिया और बताओ पहचान करो कि ये कौन से डिजीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम। ये ऑप्शन आपके सामने रखे गए। ये आपके सामने मैंने चार्ट दिया 44 प्लस का अक्ष जीरो। तो देखो बेटा आपको ध्यान देना है, इस प्रकार का जब केस आ जाए तो आपको सीधा जाना टर्नर सिंड्रोम के पास में। टर्नर सिंड्रोम के अंदर एक लिंग गुणसूत्र कम हो जाता है। और याद रखना मेरे लाडले, ये रोग जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ किसका होता है, महिलाओं का डिजीज होता है। किसका रोग होता है, महिलाओं का। तो यहाँ पर अपने पास में 15 नंबर का जो करेक्ट आंसर आएगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा। साथ साथ में इतना दम लगा करके आप पढ़ रहे हो, इतना दम लगा करके मैं करवा रहा हूँ, हर एक चीज को हल करवा रहा हूँ, हर एक क्वेश्चन को मैं अच्छी तरीके से सोल्व आउट करने का प्रयास कर रहा हूँ। सेशन को लाइक करना नहीं भूलें, पढ़ने के साथ साथ में लाइक वाला बटन दबा दो और साथ साथ में शेयर वाला बटन दबाओ। देखो बात करते हैं हम 16 नंबर क्वेश्चन की। अक्ष अक्ष वाई गुणसूत्रों से युक्त व्यक्ति पीड़ित होता है। बहुत सिंपल सा पॉइंट है, 44 प्लस का डबल अक्ष वाई दे दिया। तो मेरे लाडले यहाँ पर क्रोमोजोम नंबर कितना हो गया, 47। और हम जानते हैं कि सामान्य पुरुष के अंदर और एक सामान्य महिला के अंदर क्रोमोजोम कितने होते हैं, 46। अब देखो डाउन सिंड्रोम है, क्लाइनफेल्टर है, टर्नर है, असामान्य लिंग विभेदन है। ये आपके सामने ऑप्शन रखे गए हैं।
यहाँ आप किस ऑप्शन के पास में जाने वाले हैं, कौन सा आपके दिमाग में चल रहा है, किस ऑप्शन को यहाँ पर आप करेक्ट मानने वाले हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके जा रहा हूँ बच्चों। इस प्रकार का यदि केस आ जाए, एक अक्ष क्रोमोसोम बढ़ जाए, इसका मतलब ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम को दर्शाता है। और जिस प्रकार से टर्नर सिंड्रोम महिलाओं का रोग था, ठीक उसी प्रकार से क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम मुख्यतः पुरुषों में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर 44 प्लस डबल एक्स वाई जो है किसको रिप्रेजेंट करता है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम को रिप्रेजेंट करता है। अब बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जो आपके सामने है। निम्नलिखित में से किस रोग में पुरुष के पास अतिरिक्त अक्ष गुणसूत्र होता है। तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा यदि कॉमन सेंस यूज करेंगे तो देखो अभी मैंने इस क्वेश्चन के कुछ ही पल में हम आगे बढ़े हैं। अभी अभी हम पढ़ के गए थे, देखो पुरुष में एक अतिरिक्त अक्ष गुणसूत्र आ गया। तो देखो 44 प्लस अक्ष वाई तो होता ही होता है, लेकिन एक अक्ष और आ गया, इसका मतलब क्लाइनफेल्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लाइनफेल्टर को। तो यहाँ पर क्लाइनफेल्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मेरे लाडले 17 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन आया वो अपने पास में बी ऑप्शन हो गया। बिल्कुल थम्स अप कर दो क्लास को, लाइक करो, शेयर करो, ना शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना आपको। अब देखो क्या कहना चाहता है, 18 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन विद्यार्थी सबसे पहले निकालने वाला है, देखते कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। एक पुरुष जिसके पिता वर्णांध थे का विवाह एक स्त्री से हुआ। देखो जिसकी माता एक वर्णांध व्यक्ति की पुत्री थी, उनकी संतानें कैसी होंगी। मैं कहता हूं कि रफ नोटबुक में इस क्वेश्चन को आपको लिखना है, लिखने के बाद में आपको खुद को भी हल करने का प्रयास करना है। देखो एक पुरुष है जिसके पिता वर्णांध थे, का विवाह एक स्त्री से हुआ जिसकी माता एक वर्णांध व्यक्ति की पुत्री थी, तो उसकी संतानें कैसी होंगी। तो देखो क्या कहना चाहता है, यानी पुत्र पुत्र ही तो हो रहे हैं ना, और पुत्र क्या है कि मोस्टली वाहक का काम नहीं करता, यानी महिलाएं वाहक का काम करती है, तो सामान्य सभी पुत्रियां कैसी हो जाती है, सामान्य। डी ऑप्शन करेक्ट होगा, आपको नोटबुक में आपको खुद को भी करना है। अब बच्चा 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। किसी रोग से पीड़ित पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है, कोई भी डिजीज है उसके अंदर एक सामान्य महिला से विवाह करता है, उनके 8 बच्चे, 3 तो पुत्रियां हैं और 5 पुत्र होते हैं। सभी पुत्रियां पैतृक बीमारी से ग्रसित होती हैं, जबकि कोई भी पुत्र किसी से इससे पीड़ित नहीं होता। देखो बेटियां तो हैं ग्रसित, लेकिन बेटों के अंदर कोई डिजीज नहीं है। निम्न में से ग्रसित किस वंशागत विधि को इस बीमारी के लिए प्रस्तावित करेंगे। लिंग प्रभावित रोग है ये, लिंग सहलगन रोग है ये, रक्त समूह वंशागति का रोग है, और लिंग अप्रभावी रोग है। बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 1996 के अंदर ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कॉमन सेंस यूज करना। 8 बच्चे हैं, 3 बेटियां हैं, 5 बेटे हैं। तीनों बेटियों को बीमारी है, 5 बेटों को कोई बीमारी नहीं है। तो ये किस प्रकार की वंशागति या किस प्रकार का डिजीज हो सकता है। तो मेरे लाडले इसका रट्टा लगा लेना, ये एक प्रकार का लिंग सहलगन रोग है। लिंग सहलगन रोग हो गया। लिंग सहलगन का मतलब क्या होता है, पहले तो आपको ये समझना है। सहलगनता के अंदर क्या होता है कि एक क्रोमोसोम पर पाए जाने वाली जो जीन होती हैं वो मोस्टली क्या काम करती हैं, उसी ही वे में आगामी पीढ़ी में जाने का प्रयास करती हैं, एक साथ साथ यानी वंशागत होने का प्रयास करती हैं। तो लगातार 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 वो पुत्रियों में जाता है। तो बच्चों यहाँ पर लिंग सहलगन डिजीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट 20 नंबर, एक असामान्य पुरुष की फिनोटाइप जिसमें एक अतिरिक्त अक्ष गुणसूत्र अक्ष वाई है। तो मैं इसमें सीधा सीधा ही अटैक कर देता हूँ, सीधा ऑप्शन के पास में चला जाता हूँ, यानी यहाँ पर बी ऑप्शन होगा। क्योंकि आज की इस बेहतरीन ऑनलाइन क्लास में इस क्वेश्चन को मैंने 3 बार शामिल किया है, क्योंकि ये एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है और काफी पीछे के PYQ देखे मैंने, तो वहां पर ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया था। तो आपका अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए, आपका रट्टा लग जाए और आप इसको अच्छी तरीके से याद कर ले, इसलिए इस क्वेश्चन को काफी बार शामिल किया। आज की इस बेहतरीन ऑनलाइन क्लास में इस चैप्टर का फिर से आपके सामने पार्ट 3 रखा गया, जिसमें फिर से आपको टॉप 20 MCQs देखने को मिले। इस प्रकार से अब तक इस कार्य के अंदर हम आगे बढ़े और आपके सामने मैंने रख दिए 60 MCQs। किससे रख दिए, वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। बच्चों यदि लगनता के साथ में, मेहनत के साथ में राज एजुकेटर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का हिस्सा बनते हैं, किसी भी प्रकार की एग्जाम को आप क्रैक कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन जो है वो एग्जाम के ब्लूप्रिंट और एग्जाम के लेवल से भी अधिक लेवल वाले क्वेश्चन आपके सामने रखे जाते हैं। भयंकर क्वेश्चनों का प्रिपरेशन करेंगे तो नॉर्मल क्वेश्चन आप इजी वे में आप आसानी से कर लेंगे। लगातार यदि चैनल के साथ में जुड़ते हैं तो डेफिनेटली विश्वास के साथ में आपकी प्रिपरेशन बहुत शानदार हो जाएगी।
बच्चों इस चैप्टर को यहीं ख़त्म नहीं करेंगे, एक और पार्ट लेकर के आएंगे जिसमें बच्चा कुचा जो एनसीईआरटी का मसाला है वो आपके सामने रखा जाएगा। बिल्कुल इसी प्रकार की धमाकेदार क्लास के साथ में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।